हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और ये खासकर इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि प्रीलिम्स 2022 का जो है ये अप्रोचिंग है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट पीसीएस हैं, उनमें भी हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन होता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा रिवीजन करवाया जाए जिसमें सबका भला हो सके। तो इसमें मैं कुछ नोट्स अपने शेयर करूँगा और उन नोट्स को ही मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। आपसे ये निवेदन है कि आप ये नोट्स जो हैं अपने कॉपी में लिख लें या स्क्रीनशॉट मार लें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहला ये स्क्रीन देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। इसका एक्चुअल मीनिंग होती है इंक्वायरी करना, उसके बेसिस पे कुछ नॉलेज इकट्ठा करना जो कि आप सिर्फ एक्वायर करते हैं थ्रू या बाय इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब हिस्ट्री को हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक प्री हिस्ट्री, कुछ ऐसी इवेंट्स जो कि हुई होंगी बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, लिखा पढ़ी से पहले जो भी इवेंट्स हुए होंगे उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री उनको कहते हैं जो कि उस पीरियड की बात बताता है जहाँ पे आप लिखा पढ़ी तो आप सीख गए हैं, लेकिन उस लिखावट को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं आज तक। वी हैव नॉट डेवलप्ड द राइटिंग इन सच अ वे कि हम लोग उसको डिसाइफर कर सकें, सो पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ड्यूरिंग विच द कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैज नॉट येट डेवलप्ड राइटिंग बट आर मेंशन इन द रिटन रिकॉर्ड्स। तो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन इनकी इतिहास भी जो है वो डिसाइफर्ड नहीं है, अभी तक डिसाइफर्ड नहीं है। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, सम बिलीव दैट दीज रिटन रिकॉर्ड्स आर येट टू बी डिसाइफर्ड। एग्जाम्पल में जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ स्क्रिप्ट पाए गए हैं जिसको अभी तक डिसाइफर ढंग से नहीं किया गया है। अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो नॉर्मली स्टोन एज आता है, जहाँ पे कंप्लीटली हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे, जो भी हम एक्सकेवेट करके निकालते हैं। और यहाँ पे कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल होता है। कार्बन डेटिंग जिससे हम लोग कोई भी फॉसिल का ओरिजिन ये कितने साल पुराना है ये पता कर सकते हैं। और दूसरा मेथोडोलॉजी जो इस्तेमाल होती है वो है डेंड्रो, जिसमें हम लोग पेड़ की जो रिंग्स होती हैं हम उनको गिनते हैं और उसके बेसिस पे इवेलुएट करते हैं कि ये घटनाक्रम कितने साल पुरानी होंगी। तो ये जो प्री हिस्ट्री का पीरियड है, जो स्टोन एज है भारत में, इसकी शुरुआत, इसको खोजने का, इसके ऊपर एक्सटेंसिव स्टडी जिन्होंने करी है उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है। ये पहले शख्स है जिन्होंने एक्सटेंसिव स्टडी करी थी भारत के प्री हिस्ट्री की। ही इज द वन हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल, पाषाण काल की सबसे पुरानी टूल इन्होंने डिस्कवर करी थी, जो कि मिली थी पल्लावरम में, एक जगह है साउथ इंडिया में, जहां पर इनको मिला था एक हैंड एक्स, एक हाथ का बनाया हुआ कुल्हाड़ी। जबकि हम प्रोटो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है, वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स, लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, अभी तक हम उसको ढंग से पढ़ नहीं पाए हैं। इसके एग्जांपल में आप लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोल सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री जो कि प्रेजेंट हिस्ट्री, यहाँ पे कुछ ऐसी हैं कि प्रॉपर इन्वेंशन हो चुकी है राइटिंग की, फुल्ली डिसाइफर्ड हिस्ट्री है या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जिसको आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जबकि जो प्री हिस्ट्री है इसको एक्चुअली में हमें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, पुरानी चीज़ों को देख कर। ठीक है दोस्तों। अब एक और शख्स का नाम मैं यहाँ पे लूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है सर मॉर्टिमर व्हीलर। पहला इंसान का नाम जो मैंने कहा था रॉबर्ट ब्रूस फूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने पल्लावरम में हैंड एक्स ढूंढा था। दूसरा है सर मॉर्टिमर व्हीलर। इनकी कंट्रीब्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द नॉलेज ऑफ द प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बदौलत हमारे पास एक सीक्वेंशियल स्टडी करने का मौका मिला है, सीक्वेंसेस हमें समझ आया है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो जियोलॉजिकल एज, टाइप, टेक्नोलॉजी, इन सब के इस्तेमाल करके इंडिया की जो पाषाण काल है, जो स्टोन एज है, इसको क्लासिफाई किया गया है कुछ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में। चलिए अगले स्लाइड में जाके देखते हैं कि इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग इन तीनों अलग अलग फेजेस में, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इनको हम लोग इसी तरीके से तीनों हिस्सों में पढ़ेंगे। जो सिमिलैरिटी है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पे भी ये लोग हंटर थे, यहाँ पे भी ये लोग हंटर है, यहाँ पे भी लोग फूड गैदर करते थे, यहाँ पे लोग फूड गैदर के साथ साथ हर्डिंग्स करने लगे। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है, हर्डर्स बन गए हैं, यानी कि वो एनिमल्स को, फिशिंग को डोमेस्टिकेट करने लगे हैं, एक नई चेंज है। और नियोलिथिक में दे बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स, वो लोग एग्रीकल्चर सीख चुके हैं। सो यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज चेंज। ठीक है। दूसरी चीज़, डेवलप जो ये पैलियोलिथिक पीरियड है ये डेवलप हुआ था आइस एज में, जबकि बहुत ठंड थी और यहाँ पे उस समय ये एग्रीकल्चर जैसी चीज़ों का दिमाग में आना ही मुश्किल है। वहाँ पे सर्वाइवल वाज द की।
उसके बाद कुछ इंटर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट चेंज होता है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी गर्म होती है। गर्म होना मतलब गर्म बारिश। तो रेनफॉल और वार्मथ की वजह से जो चेंज आता है एनवायरनमेंट में, इससे पेड़ पौधे उगते हैं और ज़्यादा हम लोग ऑब्जर्व करने लगते हैं। फलस्वरूप हमें एग्रीकल्चर भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू से ही पता चलता है, इसीलिए इसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी कहा गया है। जो पैलेलिथिक पीरियड है, वहाँ पे हम लोग जिस पत्थर का इस्तेमाल करते थे वो एक हार्ड पत्थर होता था जिसका नाम था क्वार्टसाइट, और इसीलिए पाषाण काल में पैलेलिथिक पीपल को कहा जाता था क्वार्टसाइट मैन। वो इन्हीं हार्ड पत्थरों का इस्तेमाल करते थे हंटिंग के लिए। दूसरी तरफ मेसोलिथिक में पत्थरों के ऊपर ड्राइंग करना या रॉक आर्ट ये इनिशिएट हो चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ बेसिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी डेवलप हो चुके थे। मोस्टली ये सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो नेचर को बेस करके हुआ करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेसोलिथिक पीरियड में डिवीजन ऑफ लेबर भी शुरू हो गया था बेस्ड ऑन जेंडर, तो ये बहुत ही रेलेवेंट चीज़ है। इसके अलावा एरोज यानी कि तीर धनुष, इसका भी इन्वेंशन हो चुका है। दूर से ये लोग हंटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है सामने आकर। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा इंटरमीडिएट स्टोन एज कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं मेसोलिथिक में, तो देखिए दोस्तों, हंटिंग तो तभी भी हो रही थी मेसोलिथिक में भी, गैदरिंग्स तभी भी हो रही थी, लेकिन जो चीज़ें नहीं हुई हैं उसका जिक्र करना जरूरी है। एक फिशिंग और दूसरा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। हालांकि अगर हम नियोलिथिक के बारे में बात करें तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो एग्रीकल्चर खुद है। नॉर्दर्न इंडिया में नियोलिथिक कल्चर जो है वो एक डिफरेंट टाइम फ्रेम तक चलता रहा, सदर्न इंडिया में वो और लेट आया, और लेट तक चलता रहा। इनोवेशंस क्या क्या हुए हैं, क्यों हम इसको रेवोल्यूशन कह रहे हैं? सबसे बड़ा इवोल्यूशन, सबसे बड़ा जो इन्वेंशन है वो तो फूड प्रोडक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जब आप फूड प्रोड्यूस करेंगे तो आपको उसको स्टोर करना होगा, तो इस स्टोरेज की ज़रूरत को दिमाग में रखकर पॉटरी का इन्वेंशन हुआ। और उसी के साथ साथ इमरजेंस होता है विलेज कम्युनिटीज़ का, सेटलमेंट का, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको कहीं पर रुक कर काम करना है, तो इमरजेंस ऑफ सेटल्ड कम्युनिटीज़ या सेडेंटरी लिविंग। और सब लोग एग्रीकल्चर करेंगे ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कुछ और काम भी कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर एज एंड सेक्स यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, रही बात पैलियोलिथिक पीरियड की, तो यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है कि क्वार्टसाइट मैन है, हंटर गैदरर्स हैं, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया, अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और लेट पैलियोलिथिक एज। ये बेसिकली नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते हैं। जो अर्ली पैलियोलिथिक एज है या अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड है, इसके अंदर कुछ मेजर एरियाज़ के बारे में बात करते हैं, मेजर साइट्स के बारे में बात करते हैं। भीमबेटका, बेलन वैली, सोहन या सोन वैली। अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो नर्मदा वैली, तुंगभद्रा वैली, पोटवार प्लेटू, संघाव केव्स। और अगर हम अपर पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो कुरनूल और छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग मेसोलिथिक की बात करते हैं तो मेसोलिथिक में एक और चीज़ भी थी जो कि पैलियोलिथिक में नहीं थी, और वो ये है कि पैलियोलिथिक में बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि मेसोलिथिक में मिनिएचर स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि अभी परफेक्शन पर फोकस है तो माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल मेसोलिथिक में होता है। और नियोलिथिक में और भी कुछ टेक्नोलॉजीज का इनोवेशन होता है। इसके अलावा एक्सेस जो हैं, जो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, अलग अलग शेप के होते थे, दोनों तरफ से कटने वाले धार होते थे, अलग अलग चीज़ें रहीं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में कुछ पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस भी मिले हैं। साउथ इंडिया में भी कुछ ओवल साइज के एक्सेस मिले हैं। तो मतलब कहने की बात यह है कि तीनों अलग अलग पाषाण काल में अलग अलग डेवलपमेंट, अलग अलग चेंजेस आए हैं। आपका फोकस एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए जिसमें सिर्फ चेंजेस के बारे में बात करी जाए। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा है कि एज इन द पैलियोलिथिक एज पीपल वेर बेसिकली हंटर्स एंड गैदरर्स एंड नो वन हैड अ सेटल्ड लाइफ। दे बिलीव्ड इन डे टू डे सर्वाइवल, हेंस देयर इज नो नीड फॉर स्टोरेज। वो एक अनपॉलिश्ड स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, रफ स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हाउस बिल्डिंग, पॉटरी और एनी अदर मेटल्स। लेटर स्टेजेस जब आने लगी तो दे गॉट टू नो द इंपॉर्टेंस एंड द इनोवेशन ऑफ फायर। अब यहाँ पे तीनों पैलियोलिथिक फेजेस को अगर हम अलग अलग करके समझने की कोशिश करें तो तीनों पैलियोलिथिक में देखिए, अगर आपको समझना कि तीनों में हंटर गैदरर्स हैं, लेकिन शुरुआत में फर्स्ट यानी कि जो अपर पैलियोलिथिक है, शुरुआती वाली, इसमें यूज ऑफ हैंड एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए यूज ऑफ स्टोन टूल्स जो वो मेड ऑफ फ्लेक्सेस हैं, मतलब और थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी और शार्प। और उसके बाद पैरेलल ब्लेड्स आने लगी, एक ऐसा पत्थर जिसके दोनों तरफ धार है। आपको यहाँ पे जो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी वो ये है कि फ्लेक्स का इस्तेमाल कब हुआ, मिडिल पैलियोलिथिक एज में। ये चीज़ आपको एग्जाम ओरिएंटेड ध्यान रखनी है। रही बात ऑप्शंस की कि कौन सा लोकेशन, कौन सा साइट किस टाइम फ्रेम से मैच करता है, तो वो भी पूछ सकते हैं। जैसे सोहन या सोन वैली ये पैलियोलिथिक भी है और शुरुआती तौर की पैलियोलिथिक पे है। मिडिल पैलियोलिथिक पे भी सोहन वैली है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। रही बात आइस एज की, तो वो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं।
रही बात आइस एज की, तो उसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट एंटायर पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो आइस एज में ही बीता है। होमोसेपियंस, ये वाला पॉइंट रेलेवेंट है। होमोसेपियंस जो हैं वो पहली बार अपीयर होते हैं इन दी लेटर पैलियोलिथिक एज। तो आपको शायद यहां तक समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों यहां पे हम लोग मेसोलिथिक पीरियड को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली चीज ये कि पॉटरी अभी भी एब्सेंट है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि अभी भी हम लोग सिर्फ प्लांट कल्टीवेशन सीख रहे हैं, डोमेस्टिकेशन सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन रॉक आर्ट वो डेवलप हो चुका है। और पहली बार रॉक आर्ट को डिस्कवर किया गया था 1867 में, और जिसका लोकेशन है वो है सोंगाई घाट कायमूर में। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछ सकते हैं। और क्योंकि ये आर्ट से रिलेटेड है तो इसका मतलब यह है डेफिनेटली देयर वाज अ डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन जेंडर। कुछ लोग कुछ काम करते थे, कुछ लोग कुछ और काम करते थे। भीमबेटका केव पेंटिंग्स बहुत ज्यादा फेमस है आज भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मेसोलिथिक के बारे में देखते हैं कि और क्या क्या लोगों के बारे में जान सकते हैं। बरियल्स के बारे में जान सकते हैं, रॉक पेंटिंग्स के बारे में जान सकते हैं, व्हिच गिव्स एन आइडिया अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इसके बारे में भी जान सकते हैं। प्लेसेस बहुत रेलेवेंट है, बागोड़ राजस्थान में, छोटा नागपुर रीजन और बिरभानपुर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। और आदमगढ़ जो है एमपी में बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखा गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में के लिए ये रेलेवेंट है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की। इसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोलने का पूरा क्रेडिट जाता है वी गॉर्डन शिले को। इंपॉर्टेंट एक्सकेवेटेड साइट्स जो नियोलिथिक के हैं और उसके कुछ यूनिक फीचर, जैसे बुर्जवाम और गुफराल, ये दोनों कश्मीर में हैं। यहाँ पे पिट ड्वेलिंग, गड्ढों में लोग रहते थे, गड्ढे बना बना करके। मास्की, ब्रह्मागिरी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैटल हर्डिंग्स होती थी। इसके अलावा बुधियाल, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन होता था। इसके अलावा गारो हिल्स, चिरांड, कोल्डिवा, बेलन वैली, जहां पे अर्लीस्ट पॉटरी देखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेलन वैली अर्लीस्ट पॉटरी। तो इस किस्म के क्वेश्चंस आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से आपको समझना है। तो चालकोलिथिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमर्जेंस ऑफ मेटल, जो कि स्टोन से ज्यादा स्ट्रांग है। पहला मेटल कॉपर। दे प्रैक्टिस्ड झूम कल्टीवेशन, मतलब कि काटते थे और फिर वहां एग्रीकल्चर करते थे, फिर उस जगह को जला देते थे, फिर अगले जगह जाते थे और इस तरह से उनका काम होता था। तो ये भी शिफ्ट करते थे, लेकिन झूम एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन। टेक्नोलॉजी जो थी चालकोलिथिक में वो काफी ज्यादा अप्लाई होने लगेगी, आपको देखने को मिलेगी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो कोइंसाइड करती है चालकोलिथिक पीरियड के साथ। इट अपीयर्स इन द एंड ऑफ द ब्रोंज सिविलाइजेशन, जो कि हमें देखने को मिलती है हड़प्पा में। तो यानी कि कॉपर के साथ टिन को मिला करके ब्रोंज का जो उत्पादन है, जो मेटलर्जी है, जो आर्ट है, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। इसके अलावा डोमेस्टिकेशन किस किस जानवरों का करते थे? गोट, पिग्स, बफेलो, काउ, शीप, इन सब का करते थे। हंटिंग अभी जो है वो होती थी, लेकिन कम। इसके अलावा एग्रीकल्चर के मामले में वो व्हीट, राइस, ये उनका स्टेपल फूड था। बाजरा भी वो करते थे। इसके अलावा जो पॉटरी थी दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक एंड रेड पॉटरी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चालकोलिथिक एज या कॉपर स्टोन एज के बारे में, तो एक एक करके समझते हैं। पहली चीज, दे वर नॉट अक्वाइंटेड विद द बर्न्ड ब्रिक। ईंट को जला करके क्या किया जा सकता है, किस तरह के उसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। नॉट अक्वायर्ड विद दी बर्न्ड ब्रिक्स, इसके बारे में बात कर चुके। नेक्स्ट, सोशल इनइक्वालिटीज जो हैं वो दिखने लगी थी। तो ये बहुत रेलेवेंट है कि चालकोलिथिक से ही सोशल इनइक्वालिटीज दिखने लगी हैं। इनफैक्ट मोर्टालिटी बहुत ज्यादा हाई था। स्पिनिंग एंड वीविंग ये हम लोग सीख चुके। दिस इज अनदर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हम लोगों ने सीखा खुद। इसके अलावा दे वर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ, स्मेल्टिंग, ये सब आता था, इसीलिए लोग टिन प्लस कॉपर को मिलाकर ब्रोंज बना रहे थे। भगवान के कुछ मिट्टी के इमेजेस दिखाई दिए हैं। ऑर्नामेंट्स के ये काफी शौकीन थे, डेकोरेशन के काफी शौकीन थे। विलेज बेस्ड इनकी इकोनॉमी थी। पीपल यूज टू कुक, खाना बनाकर खाते थे। ऐसा नहीं है कि कच्चा खा रहे थे, खाना बनाकर खा रहे हैं। लेकिन अभी तक राइटिंग जो है, आर्ट ऑफ राइटिंग, ये अभी तक नहीं सीखा है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में अगर जब बात करें चालकोलिथिक के, जैसे अहर, जहां पे स्मेल्टिंग मेटलर्जी के आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे गिलंड, ये भी बहुत रेलेवेंट है। तो आई होप आपको ये बेसिक चीजें इस स्लाइड में समझ आ गई हैं कि किस तरीके से चालकोलिथिक एज डेवलप होता है। लास्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों, और लास्ट स्लाइड जो है वो एक कंपैरिजन है हड़प्पा और चालकोलिथिक का, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, अदर इंपॉर्टेंट एरियाज या साइट्स जो कि चालकोलिथिक पीरियड का है, जैसे नेवासा, जोड़वे, चिरांड, दैमाबाद, सोनपुर, कयाथा, ये सब पूछ सकते हैं। मालवा, जहां पे रिचेस्ट चालकोलिथिक सेरामिक्स मिलते हैं, ये भी आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब मुद्दे पे आते हैं कि किस तरीके से चालकोलिथिक और हड़प्पन डिफरेंट है। देखिए दोस्तों, डिफरेंट तो है और कंटेम्पररी है, कोइंसाइड करते हैं। जैसे चालकोलिथिक रूरल एरिया है, रूरल इकोनॉमी है प्राइमरीली, लेकिन सोसाइटी भी रूरल है प्राइमरीली, लेकिन हड़प्पा वाज एन अर्बन सेटलमेंट। चालकोलिथिक में अभी भी कॉपर यूज होता है, वहां पे ब्रोंज यूज होता है। दे लिव्ड इन हिली लैंड एंड रिवर्स, लेकिन यहाँ पे अर्बनाइजेशन शुरू हो चुका है। वो लोग प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं, नियर द इंडस वैली। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट
लेक्चर में हम लोग ऋग्वेदिक और वैदिक एज को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।